सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को सुचारू रूप से घर पर अपने माता पिता की सहायता से कर रहे होंगे। बच्चों, हमने पिछले 2 प्रकरण में अलंकार के विषय में जाना था। भाग 1 में मैंने आपको अलंकार के भेद और उनके भेदों के विषय में बताया था और अनुप्रास अलंकार की जानकारी दी थी। पिछले प्रकरण में मैंने आपको शब्दालंकार के 2 भेद यमक और श्लेष के विषय में बताया था। तो आपको आशा करती हूँ समझ में आए होंगे। आज मैं एक बार फिर से छोटा छोटा रूप में दोहराऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। अलंकार क्या है? अलंकार काव्य की भाषा को सुंदर बनाने वाले जो तत्व होते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है मस्तिष्क में कि वो तत्व है कौन से? तो वो तत्व हैं आभूषण। जैसे स्त्री के सौंदर्य को आभूषण द्वारा सुंदर बनाया जा सकता है, ऐसे काव्य की भाषा को अलंकारों से सुंदर बनाया जा सकता है। अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार हम पढ़ चुके हैं। शब्दालंकार क्या है? जहाँ काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पर वर्ण शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, यहाँ शब्दालंकार है। और शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, यमक जहाँ एक शब्द का प्रयोग 1 से अधिक बार हो लेकिन प्रत्येक बार उस प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। और श्लेष जहाँ जिन काव्य पंक्तियों में किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार हो और उसी एक ही शब्द के 1 से अधिक अर्थ निकलें, वहाँ पर शेष अलंकार होता है। इतना हमने आपको पिछले 2 प्रकरण में पढ़ाया था। अब बारी आती है अलंकार के दूसरे भेद की, अर्थालंकार की। अर्थालंकार बच्चों काव्य की भाषा में काव्य को सौंदर्य बढ़ाने के लिए जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हुआ था वह शब्दालंकार कहलाए थे। लेकिन ये अर्थालंकार कुछ विपरीत है, जहाँ कविता की पंक्ति में अर्थ के कारण, शब्दों के कारण नहीं, अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य प्रकट होता है या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जिन काव्य पंक्तियों में अर्थ के माध्यम से मीन्स जो पंक्ति में शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। उसके प्रमुख प्रकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनियोक्ति, मानवीकरण। लेकिन आपके सिलेबस में अनियोक्ति अलंकार नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनियोक्ति और मानवीकरण ही हैं। कौन कौन से अलंकार हैं बच्चों आपके उसमें? आपके उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनियोक्ति नहीं है और मानवीकरण। आपके सिलेबस में ये 5 अलंकार हैं। चलिए अब इनके विषय में हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद है सबसे पहला अर्थालंकार का सबसे पहला भेद है बच्चों उपमा। उपमा शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा, उपमा मीन्स कंपैरिजन। उपमा मीन्स कंपैरिजन, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, रूप और गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। आप क्लास में हैं, आप घर में हैं, आपकी तुलना क्लास में भी, घर में भी, घर पर आपके भाई बहनों से आपकी तुलना की जाती है या आपके भाई बहनों की तुलना आपसे की जाती है। क्लास में, स्कूल में आपकी तुलना दूसरे बच्चों से की जाती है। क्यों? शायद आप में और दूसरे व्यक्ति में कोई ना कोई फ़र्क होगा। कुछ अच्छा आपका होगा तो कुछ अच्छा उसमें भी होगा। कुछ अच्छाई उसकी अच्छी होगी जो आप में नहीं होगी, तो कुछ उसकी होगी। तो जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति,
रूप और गुण, इन सब चीज़ों को देखते हुए जब एक की तुलना दूसरे से की जाती है, समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, यहाँ पर मखमल के झूले की तुलना हाथी के टीले से की गई है। एक और सिंपल सा उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ये रूपक का है। उपमा क्या है? सीता का मुख चंद्रमा के समान है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है मतलब सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है। दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार भी कुछ उपमा जैसा ही है, जहाँ गुणों की समानता दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को अभिन्न मान लिया जाता है, अभिन्न मीन्स बिल्कुल एक दूसरे के विरुद्ध मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वहाँ उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, उपमेय में उपमान का आरोप लगा दिया जाता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी की अंबर को पनघट में डुबोया जा रहा है तारा घट उषा नागरी को। तो यहाँ पर अंबर पर पनघट पानी भरने की जो घाट है, पनघट मीन्स पानी भरने का जो घाट है, और तारों पर घड़े का और उषा पर नागरी, नागरी मीन्स चतुर स्त्री, चालाक स्त्री का आरोप लगाया गया है। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, यहाँ पर अंबर पर पनघट मीन्स पानी भरने का घाट और तारों पर घड़े का और उषा पर नागरी, नागरी माने चालाक स्त्री का आरोप लगाया गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। तीसरा है हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। बच्चों, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसमें इसकी पहचान बताई गई है कि इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार की पहचान है, वहाँ पे मानो, मनुहु, मानो, जनुहु, जानो, जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। कहती हुई उत्तरा के क्षेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस उदाहरण में मानो शब्द का प्रयोग हुआ है और मानो वाचक शब्द है, जो हमें उत्प्रेक्ष अलंकार की पहचान करवाता है। दूसरा है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने सान उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें भी मानो शब्द का वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भी उत्प्रेक्ष अलंकार है। एक और उदाहरण बताती हूँ। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नींद मरी सैर पर आतप परियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। इसमें मनु वाचक शब्द से हम उत्प्रेक्ष अलंकार की पहचान आसानी से कर सकते हैं। अगला है हमारा अतिशयोक्ति। अति मीन्स कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा कर बोलना, अति कर देना। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, जहाँ किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार,
घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा जी सोच ही रहे थे कि आगे नदियाँ बहुत बड़ी है, तो घोड़े को नदी कैसे पार कराई जाए, अर्थात घोड़े को इस पार से उस पार कैसे भेजा जाए। तब तक हुआ क्या, चेतक था उस पार। तब तक चेतक नामक जो घोड़ा था राणा जी का, उसने उस नदी को पार कर लिया। तो क्या ये संभव है कि इतनी बड़ी नदी थी और अभी राणा जी सोच ही रहे थे कि इतने में उनके चेतक नामक घोड़े ने वो नदी ही पार कर ली। तो ये संभव नहीं है। एक और उदाहरण बताती हूँ। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देख लो साकेत नगरी है यही, मतलब कवि कह रहा है कि देखो ये साकेत नामक नगरी है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। क्या कोई नगर, कोई शहर उठकर स्वर्ग से मिलने आकाश में जाएगा, गगन अर्थात आकाश में मिलने जाएगा? तो क्या संभव है? नहीं। तो यहाँ पर भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, अतः यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है हमारा मानवीकरण। मानवीकरण मान लेना। किसको क्या मान लेना? इसमें निर्जीव को सजीव मान लेना। कवि जब प्रकृति और प्राकृतिक उपादानों में तथा जड़ वस्तुओं में मानवीय क्रिया का आरोप करते हैं, प्राकृतिक चीज़ें तो प्राकृतिक उपादानों में, जड़ वस्तुओं में जब मानवीय क्रिया व्यापार की वो भी कुछ कर सकते हैं, मान लेता है, तब वह मानवीकरण अलंकार होता है। आसानी से बताऊं तो जहाँ जड़ वस्तु या प्रकृति को जीवंत मानव की तरह कार्य करते हुए मान लिया जाता है कि प्रकृति भी मानव की तरह कार्य करती है। प्रकृति क्या है? प्रकृति में पेड़, फल, फूल सब क्या है? लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो इनको क्या मान लिया जाता है कि ये भी मानव की तरह कार्य करने लग जाते हैं। मान लेना, निर्जीव को सजीव मान लेना। भले ही पेड़ बोल नहीं सकते, लेकिन वो सांस लेते हैं, वो आपको बहुत कुछ देते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों को भी मानवीय क्रियाकलापों में माना गया है। तो यहाँ पर भी मानवीय अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। गाकर गीत विरह के तटनी, वेगवती बहती जाती है। तटनी माने तट, नदी। क्या वो विरह की गीत गा सकती है? लेकिन वो फिर भी बहती रहती है। मीन्स यहाँ पर माना गया है कि नदी भी गीत गा सकती है, चाहे वो विरह के हों, चाहे वो सुख के हों। दिल हल्का कर लेने की उपलो से कुछ कह जाती है। ऐसा लगता है कि दिल हल्का करने के लिए वो बहुत कुछ कह रही है। तो क्या नदी ऐसा कर सकती है? नहीं। यहाँ पर सिर्फ निर्जीव नदी को सजीव माना गया है, उसकी भावनाओं को लेकर। एक उदाहरण और देखते हैं। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। व्यथा मीन्स दुख। अभी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर व्यथा को मानवीय क्रियाएं करते दिखाने में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है कि यहाँ व्यथा को मानवीय विचारों की व्यथा क्या है? अभी सोई हुई है, अभी वो कुछ नहीं सोच रही है, अभी समय नहीं है कुछ सोचने का, वो थकी हुई है, मौन है। तो व्यथा मीन दुख। दुख को यहाँ पर मानव क्रिया करते हुए माना गया है, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। बच्चों, आपको अलंकार के भेद, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार उनके भेद, अनुप्रास या मक्षलेश, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण आदि समझ में आए होंगे। समझ में ना आए तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको दोबारा इसी तरीके से समझा देंगे। और मैं आपको इसके शॉर्टकट कीज़ विद डेफिनेशंस एंड डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको PDF के माध्यम से दूंगी इसी वीडियो के साथ। वो नोट्स आप अपनी कॉपी डाउन करेंगे नोटबुक में, फेयर में, उससे आपको और समझ में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।